हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन आवश्यक क्यों, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का अध्ययन हम करते क्यों हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के विभिन्न लेखकों के बारे में और उन्होंने इतिहास लिखा क्यों। तो हम स्टार्ट करेंगे इतिहास के औपनिवेशिक लेखकों के। औपनिवेशिक लेखकों का, उनके विचारों का इतिहास, भारतीय इतिहास के लेखन में क्या योगदान रहा। उपनिवेशवादी जैसा कि भारतीय इतिहास का लेखन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात थर्ड क्वार्टर बीत जाने के बाद ही स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि इससे पहले भारतीय इतिहास लिखा ही नहीं गया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय इतिहास लिखा गया जैसा कि आप सभी को पता है, महाकाव्यों, पुराणों और विभिन्न उपनिषदों और जीवन चरित्रों के माध्यम से भारतीय इतिहास लिखा गया, पर वो उसमें कालक्रम का पर्याप्त बोध नहीं होता था। ऐतिहासिक दृष्टि से हम उसको महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं। ये उपदेशात्मक ढंग से लिखा गया था या स्तुतियों के रूप में लिखा गया था, राजाओं के जीवन चरित्र या वंशावलियों के हिसाब से लिखा गया था, जिसमें शासन व्यवस्था और राजनीति की जानकारी बहुत प्रबल रूप से नहीं प्राप्त होती थी। तो इसे हम ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मान सकते हैं। अब जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेज हमारे यहाँ ट्रेड के लिए आए हुए थे, व्यापार के लिए। जब वहां ये कुछ साल यहाँ व्यापार किया उन्होंने, उनको ऐसा लगने लगा कि भारत में तो शासन किया जा सकता है, यहाँ पे तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि यहाँ पे शासन स्थापित किया जा सकता है। उनका प्रारंभिक विचार तो शासन का नहीं था, वो ट्रेड के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं थी कि यहाँ पे शासन करना है, पर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की जो संधि हुई, उसके द्वारा उन्हें बिहार और बंगाल में प्रशासन के अधिकार प्राप्त हो गए। और जब प्रशासन के अधिकार प्राप्त हो गए तो उन्हें प्रशासन चलाने में थोड़ी समस्याएं आने लगी, क्योंकि सामाजिक ताने बाने और सामाजिक व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों को बहुत जानकारी भारतीयों के नहीं थी। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जहां जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं हो या विदेशियों को हमारे बारे में, हमारी बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज उनको नहीं पता है। जैसे आप किसी विदेशी के साथ जा रहे हो, सफर कर रहे हो और ड्राइविंग सीट पे आप हो, अगर बिल्ली बीच से रास्ता काट देगी तो आप गाड़ी रोक देंगे, तो अंग्रेज क्या समझ पाएगा कि आपने गाड़ी क्यों रोक दी, क्योंकि उसे आपने गाड़ी क्यों रोकी, उसको आपके परंपराओं रीति रिवाज के बारे में नहीं पता है। मंगलवार को आप नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, इसके बारे में अंग्रेज को कुछ भी नहीं पता है। बस वैसे ही इन्हें कुछ नहीं पता था। इन्होंने धीरे धीरे भारतीय परंपराओं और मूल ग्रंथों का अध्ययन करना स्टार्ट किया। अध्ययन तो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि ये संस्कृत में लिखे हुए थे, तो इन्होंने पद्धति अपनाई अनुवाद करने की। तो अनुवाद करने से पहले इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इन्होंने जो भारतीयों के दीवानी फौजदारी मामले या फिर जो क्रिमिनल मामले, उनके लिए तो सेम व्यवस्था थी, ठीक है, उन्होंने कानून बनाए, पर जो मतलब दीवानी मामले हैं उनसे संबंधित मामलों के लिए न्यायालयों में न्यायाधीशों के साथ हिंदुओं से संबंधित मामलों में पंडितों को बैठाया गया, और जो मुस्लिमों से संबंधित मामले थे उनको, उनमें मौलवियों को भी स्थान दिया गया, न्यायाधीशों के साथ फैसले लेने के लिए स्वतंत्र किया गया, जिससे ये उनका न्याय में सामाजिक पक्ष को भी जोड़ा जा सके। इस प्रकार शुरुआत तो उन्होंने भारतीय व्यवस्था को समझने की कर दी थी, पर सबसे पहला काम उन्होंने किया, मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। मनुस्मृति का अनुवाद 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। द कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का सर्वप्रथम अनुवाद किया गया और मतलब भारतीय विद्या को समझने का, अध्ययन करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। पर यह प्रारंभ नाकाफी थे। इससे आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति का नाम आता है इतिहास में, जिसका भारतीय समाज को समझने के लिए, भारतीय विद्या के अध्ययन करने के लिए इस आदमी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना उन्होंने 1784 में
सर विलियम जोन्स, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, अंग्रेजों के सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ सर विलियम जोन्स और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का एक बहुत ही फेमस नाटक है, जिसके लिए ही उन्हें जो है तो क्या कहते हैं, पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है, तो उनके नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। और 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया विलिंग्स के द्वारा। इसका अनुवाद 1785 में भगवत गीता का अनुवाद किया गया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम की का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आगे चल के एक और फिलोसोफर हुए जिनका मतलब भारतीय इतिहास के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर में जाने से पहले हम एक बात करते हैं सर विलियम जोन्स की। सर विलियम जोन्स ने यह पश्चिमी यूरोपीय देशों को यह बताया कि जो भारतीय इतिहास है या फिर जो मेनली जो भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा संस्कृति, ये यूरोपीय भाषाओं, यूनानी भाषा, ईरानी भाषाओं एक ही भाषा परिवार से संबंधित है, ये कोई अलग भाषा नहीं है। और इनके अध्ययन को इंग्लैंड में और बाहर के यूरोपीय देशों में बढ़ावा दिया। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप धीरे धीरे पश्चिमी देशों में भी भारतीय विद्याओं के अध्ययन के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई। और कुछ 19वीं सदी के आते आते ऐसा हुआ कि इंग्लैंड और यूरोपीय देशों के में संस्कृत के आचार्य का पद नियुक्त कर दिया गया। संस्कृत आचार्य का पद जो है तो भारतीय विद्याओं के अध्ययन के लिए संस्कृत के आचार्य का पद वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया और यह भारतीय विद्याओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण समझा गया। अब हम आते हैं मैक्स मूलर पे। एफ मैक्स मूलर, ये तो पैदा जर्मनी में हुए थे, पर ये इनका आधे से अधिक बहुत मेन समय इनका इंग्लैंड में भी था। इन्होंने भारतीय विद्या नहीं, सिर्फ भारतीय विद्या नहीं, चीनी और ईरानी, मुख्यतः एशिया में, ये पूर्व के बहुत सारे देशों, पूर्व के बहुत सारे देशों के धर्म ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी में अनुवाद कराया। और मतलब पश्चिमी देशों को यहाँ के धर्म ग्रंथों, मूल ग्रंथों से, प्राचीन सभ्यता से परिचित कराने का प्रयास किया। इन्होंने एक 50 से ज्यादा खंडों में एक सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट नाम से ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें मुख्यतः तो भारतीय मूल ग्रंथों का ही अनुवाद था और उसमें कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथों का भी अनुवाद उसमें कराया गया। इसी कालक्रम में क्या हुआ कि जैसे जैसे अंग्रेज हम लोगों को समझने का प्रयास कर रहे थे, सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसी कालक्रम में 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह। 1857 का विद्रोह जब हो गया तो जहां पे अंग्रेजों की सत्ता बस करीब से जाती रह गई। अंग्रेज करीब, अगर वो थोड़ा और सफल हो जाता तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता, पर ये सफल नहीं हो पाया। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने यह सोचा कि इन पे शासन करना इतना आसान नहीं है भारतीय, क्योंकि भारत में अंग्रेज राजनीतिक रूप से तो स्थिर हो चुके थे, राजनीतिक रूप से तो सत्ता मिल गई थी, बट उनको सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं थी, समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। भारतीय ये बर्दाश्त कर पाते हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, ये चलता है, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों से कोई खिलवाड़ करे या फिर उस सामाजिक ढांचे को कोई खराब करने का प्रयास करे, भले ही वो कितने भी गलत हो। पर रूढ़वादी समाज जो था वो उससे नाखुश हो गया। तो जैसे कि 1757 का रिवोल्ट ही इसीलिए हुआ था, सिपाही विद्रोह सिर्फ इसीलिए हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी यूज की जा रही थी, जिससे सिपाहियों की जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, इसीलिए विद्रोह किया गया था।
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे ये सती प्रथा का विरोध करते थे अंग्रेज, बाल विवाह का विरोध करते थे। इससे जो रूढ़वादी भारतीय समाज था वो नाखुश था, इसीलिए तो विद्रोह कर रहा था वो। जैसा कि आपने एक मूवी देखी होगी मंगल पांडे, उसमें एक सीन है, उसमें एक अंग्रेज ऑफिसर एक लेडी जिसका पति मर जाता है, वो सती होने के लिए जाती रहती है, उसको बचा लेता है, सती नहीं होने देता है। तो इस पर गांव वाले उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं, वो मारने में सफल नहीं होते हैं। फिर वो जाकर उसके सीनियर अधिकारी से भी उसकी शिकायत करते हैं। मतलब सीधा मतलब है कि भारतीय अपने सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार उन पे हर बात पे शासन करने के लिए, और इन हर बात में अगर विरोध होने लगेगा तो उन पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये समझने के लिए उन्होंने इतिहास लिखवाना प्रारंभ किया। और जो इतिहास की प्रस्तावना लिखी गई, मतलब जो अनुवाद में जो प्रस्तावना लिखी गई, या फिर इन अनुवादों से जब नई किताबें लिखी गई, तो उनमें एक विचार परिलक्षित हुआ कि भारतीयों को स्वशासन का अनुभव नहीं है। भारतीय एक प्रकार से हमेशा स्वेच्छाचारी, आर्बिट्री लाइफ जीते हैं, इनको आर्बिट्री शासन व्यवस्था ही इनको अच्छी लगती, स्वेच्छाचारी आचरण की बात कही। और ये बोला कि इनमें जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत को मानते हैं, बहुत ही पीछे हैं, पौरालौकिक समस्याओं में परेशान रहते हैं, ये लोग की इनको एक भी चिंता नहीं, आज की जो समस्या उनसे कोई मतलब नहीं है, परंपराओं कर्मकांडों में ही उलझे हुए रहते हैं। इन सब बातों से भारतीयों को, मतलब भारतीय समाज को इन्होंने भारतीय समाज को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में एक व्यक्ति तैयार हुए जिनका नाम था, जिन्हें भारत का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय सर्वप्रथम जाता है विंसेंट आर्थर स्मिथ को। इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास सबसे सुव्यवस्थित रूप से विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ही लिखा। इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके एक बुक लिखी जो 1904 में प्रकाशित हुई। जो बुक 1904 में प्रकाशित हुई, यह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही अच्छी बुक थी और इसका बहुत दिनों तक पाठ्य पुस्तक के रूप में भी उपयोग किया जाता रहा। पर क्या है कि ये भी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी विचारधारा से ग्रस्त राइटर थे, या फिर ये इनकी विचारधारा साम्राज्यवादी थी, जो इनके लेखन में भी परिलक्षित हुई। जैसे कि अगर आपकी कोई विचारधारा है, मेरी कोई विचारधारा है, तो हमारे बात करने में, चाल चलन में या फिर क्रियाकलापों में वो विचारधारा कैसे भी करके दिखने लगती है। तो यही लेखन के साथ भी होता है। तो इनकी विचारधारा साम्राज्यवादी थी, तो इन्होंने भी भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया और बोला कि इनको शासन की कोई जानकारी नहीं है, स्वेच्छाचारी शासन के आदी हैं और हमेशा शासन का एक रूप भारत में इनके पास था। और ये कहते हैं कि इनके पास, भारतीयों के पास तानाशाही शासन व्यवस्था के द्वारा ही भारत को संचालित किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ आगे चल के इन सब का मिला जुला रूप हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, इनका सिर्फ एक, या फिर साम्राज्यवादी जो लेखक थे, इनका सिर्फ एक मतलब था कि भारत के चरित्र को और उसकी उपलब्धियों को कम आंक के दिखाया जाए और ऐसी बात बताई जाए जिससे भारत में इनका शासन सुदृढ़ है, हो और सही ठहराया जाए। जो अंग्रेजों का शासन है ये सही ठहराया जाए। ये बताया जाए कि भारतीय परलोक की समस्याओं में, कर्मकांडों में उलझे हुए रहते हैं, उनको यहाँ प्रशासन करने की जानकारी नहीं है और इनका अच्छे से प्रशासन करने के लिए, और ये अपना अच्छा भला बुरा नहीं जानते हैं, इनको अपना भला बुरा बताने के लिए, इनका भला करने के लिए ब्रिटिश शासन भारत में आया हुआ है और ब्रिटिश शासन भारत में आवश्यक है। पर जो सामान्य भारतीय था उसे तो कोई मतलब नहीं था। सामान्य भारतीय अपना जीवन जी रहा था, उसे इन समस्याओं से, या फिर ऐसा कुछ लिखा भी जा रहा है, वो तो अंग्रेजी भाषा में लिखा जा रहा था, सामान्य भारतीय से क्या मतलब था। पर जो भारतीय पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, यूरोप में पढ़ रहे थे, उन भारतीयों को खिन्नता उत्पन्न हुई, उन्हें खराब लगा कि ऐसी हमारे भारत की छवि विश्व भर में और हमारे सामने भी खराब की जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सामंतवादी, जो भारतीय सामंतवादी समाज था उसका पतन हो रहा था, उन्होंने देखा, और जो विदेशी साम्राज्यवाद था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो इससे वो चिंतित होकर उन्होंने भारतीय इतिहास के लेखन का कार्य प्रारंभ किया। इतिहास का लेखन, जैसे मैंने बोला, विचारधारा के अनुसार ही होगा। तो जब लेखन स्टार्ट किया गया तो कुछों का तो इतिहास हिंदू जागरण की तरफ बढ़ गया और राष्ट्रवाद की घोर भावना से आश्रित हो गया, तो वो भी गलत बात है और उसमें भी जो है तो एक तर्कनिष्ठ और संतुलित इतिहास नहीं लिखा। पर कुछ लोगों के प्रयास अग्रणी रहे हैं इसमें भी, भारतीय इतिहास को लिखने में। इसमें एक व्यक्ति हुए हैं
राजेंद्र लाल मित्रा। राजेंद्र लाल मित्रा ने सर्वप्रथम भारतीय इतिहास राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत होकर लिखा, बट एक संतुलित और तर्कनिष्ठ रेशनलिस्ट अप्रोच के साथ इन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा। इनका इतिहास बहुत ही तर्कपूर्ण था और इनकी बुक का नाम था इंडो आर्यंस। इन्होंने अपनी बुक इंडो आर्यंस में भारतीय कर्मकांडों का विरोध किया, ऐसा स्टार्टिंग में कहीं पे नहीं था, और बहुत सारी ऐसी बातों का जिनको बाद में प्रिवेल किया जाता है कि नहीं ये हमारी परंपराएं, इनका भी बहुत तर्कनिष्ठ पूर्ण से मतलब एविडेंस के थ्रू इनको इन बातों को गलत साबित किया। इनमें राजेंद्र लाल मित्रा और भी बहुत सारे मतलब राइटर्स हुए बीच में जिन्होंने ये बताया कि जो ये अंग्रेज हमको ये कहते हैं कि हमारे आपके यहाँ जाति व्यवस्था थी, आप लोग जाति व्यवस्था से ग्रसित थे, तो ऐसा नहीं है कि ये समाज मतलब कोई और समाज या फिर इनका समाज इन सब व्यवस्थाओं से छूता हुआ, क्योंकि पूर्व औद्योगिक यूरोप में भी, जो औद्योगिक क्रांति से पहले का यूरोप है, वहां पे जो श्रम विभाजन की व्यवस्था अर्थात जहां पर जो गुलाम की व्यवस्था थी वह भी सेम भारतीय वर्ण व्यवस्था जैसी ही है। वहां पे एक सामंत होता है या फिर एक लॉर्ड होता है और नीचे जो उसके गुलाम होते हैं उनकी भी स्थिति भारतीय छुआछूत वाले वर्ग से भी ज्यादा खराब है। तो इस प्रकार अंग्रेजों को मतलब उनको आईना दिखाने का काम किया कि जो हमारी जाति प्रथा पर आप ये कहते हो कि इनके यहाँ जाति प्रथा जाति व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था अंग्रेजों के पास भी या फिर यूरोपीय समाजों में भी, यूरोपीय समाज भी वहां से छूता नहीं है। इसी कालक्रम में दो और महान इतिहासकार हुए। एक थे आरजी भंडारकर, राधा कृष्ण गोपाल भंडारकर और काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े। राधा कृष्ण गोपाल भंडारकर ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन का काम अपने हाथों में लिया और सातवाहन दक्कन के सातवाहनों के बारे में लिखा, वैष्णव संप्रदाय के बारे में लिखा और भी बहुत सारे संप्रदाय जो भारत में प्रचलित हैं उन संप्रदायों के इतिहास को लिखने का कार्य किया। ये भी बहुत समाज सुधारक का भी इन्होंने काम किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया और भी बहुत सारी अनेक रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। इन्हीं में एक अन्य हुए विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने तो इतिहास के अध्ययन को एकदम अनुसंधान के रूप में लिया और मराठा इतिहास को लिखने के लिए महाराष्ट्र के गांव में घूमे और इनका 25 खंडों में एक हिस्ट्री का इनकी बुक प्रकाशित हुई जो मराठी इतिहास पे इन्होंने लिखी थी। इनके द्वारा किया गया शोध कार्य बहुत ही ऊंचे दर्जे का है और ऐसे इन्होंने मराठी विवाह के बारे में 1926 में एक किताब लिखी। 1926 में एक बुक मराठी विवाह के बारे में लिखी, विवाह प्रथा के बारे में लिखी, जो आज भी मराठी विवाह से संबंधित बुक इन्होंने 1926 में लिखी, जो आज भी इतिहास का एक उच्च कोटि का ग्रंथ माना जा सकता है, जो उन्होंने मराठी विवाह के विकास के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी। इसी कालक्रम में एक पांडुरंगन वामन कागड़े हुए। उन्होंने एक द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा लिखी, जो सामाजिक विचारों और सामाजिक परंपराओं और विचारों का एक विश्वकोश कहा जा सकता है। उस किताब को इन्होंने लिखा, पांडुरंगन वामन कागड़े। इन्होंने जो है तो इतिहास को लिखा। इसी प्रकार दो और हुए हैं, हेमचंद्र राय और देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकर। ये पूरा लेखाविद थे देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकर। इन्होंने अशोक के इतिहास और बहुत सारी राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास के बारे में लिखा है। और हेमचंद्र राय जो कि एक यूरोपीय इतिहास के प्रोफेसर थे,
उन्होंने अपनी रचनाओं में महाभारत काल से गुप्त काल तक के इतिहास का वर्णन इन्होंने किया है और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो भारतीय राजनीति है, भारतीयों के पास राजनीतिक इतिहास भी है, सामाजिक इतिहास भी और आर्थिक इतिहास भी। जो ये कहते हैं अंग्रेज कि मतलब भारतीयों को कोई स्वशासन का अनुभव नहीं है या कोई राजनीति का अनुभव नहीं, प्रशासन व्यवस्था का अनुभव नहीं है, तो सभी राइटरों ने, जो भारतीय राइटरों ने घूम फिरकर ये बताने का प्रयास किया कि हमारे पास एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था थी। छोटे छोटे स्तरों पर ग्राम में बटे हुए थे, ग्राम से छोटी और इकाइयों में बटे हुए थे और स्वशासन सुचारू रूप से चला रहे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज भी वो रिलेट कर रही हैं। वो बातें जो हमारे पिछले समाज में थी, तो वो सब लिखा गया है। और जैसा कि मतलब इन्होंने बताया, और वैसा अगर आप एक मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती, उसे तो हर इंडियन को पढ़ना चाहिए। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसमें एक लाइन है जिसका मतलब ये है कि जो आज हमको ये बोल रहे हैं कि आप असभ्य हैं, तो अगर हम असभ्य हैं तो वो सभ्य कैसे हुए? जब हमारी सभ्यता अपने चरम पे थी, पीक पे थी, तब उनकी सभ्यता तभी सस्वावस्था में थी, पैदा हो रही थी, और वो हमें आज ये कह रहे हैं कि हम असभ्य हैं, हमें शासन की जानकारी नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। इस प्रकार भारतीयों ने यह प्रूव किया कि भारतीयों का राजनीतिक इतिहास भी है और उन्हें स्वशासन की जानकारी है। इसी कालक्रम में क्या हुआ कि इतिहासकारों द्वारा दक्षिण भारत के इतिहास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ इतिहास लिखा गया उत्तर भारत का। तो इसकी पूर्ति की गई नीलकंठ शास्त्री। एक नीलकंठ शास्त्री जी है, उन्होंने इतिहास लिखा। प्रारंभ में तो उन्होंने भी सिर्फ उत्तर भारत का इतिहास लिखा, पर उन्होंने अपनी कमी को पूरा करने के लिए नीलकंठ शास्त्री इन्होंने भी उत्तर भारत का इतिहास लिखा, पर इन्होंने अपनी कमी को दूर करने के लिए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को इन्होंने लिखा। अब हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा और साथ ही बहुत सारे दक्षिणी राजवंशों के इतिहास के बारे में, छोटी छोटी उनकी व्यवस्थाओं, राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने पूरे कालक्रम में हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में बताया। और जैसा कि ये मतलब अब बात हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि मतलब जो औपनिवेशिक लेखक थे उन्होंने क्या लिखा और जो भारतीय लेखक थे उन्होंने क्या लिखा। औपनिवेशिक लेखों में जैसे जो आर्थर स्मिथ थे, स्मिथ जी ने सिकंदर के आक्रमण को अपने रचनाओं में 1/3 स्थान दिया। ज्यादा से ज्यादा सिकंदर के आक्रमण के बारे में ही बात की है, पर जो भारतीय लेखक हैं उन्होंने इतना सिकंदर के आक्रमण के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने सिकंदर और पोरस के संवाद के बारे में बात की है कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो बातचीत हुई उसके बारे में बात की है, और बात की है जो सेल्यूकस के हाथों पश्चिमोत्तर प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य ने छुड़ाया था, या फिर युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस को हराया था उसके बारे में भारतीयों ने बात की है। तो अपने अपने हिसाब से बात की गई है कि जैसा उन्होंने ज्यादातर बता दिया है और भारतीयों ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अंतिम में एक व्यक्ति और हुए जिन्होंने के.एस. जायसवाल ने यह बताया, के.एस. जायसवाल के ऊपर यह आरोप लगे कि इनका जो इतिहास लेखन है इस पर राष्ट्रवादी छाया से ग्रसित है। इसमें राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाया गया है एवं बढ़ा चढ़ाकर इतिहास को लिखा गया है। पर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिंदू पॉलिटी के थ्रू जो ये बताया गया कि भारतीयों को गणतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान था और छोटी छोटी इकाइयों में शासन बटा हुआ था और भारतीय स्वशासन वहां पे चलाते थे, इस बात का खंडन किसी भी राइटर या इतिहासकार के द्वारा नहीं किया गया है। राष्ट्रवादी वाली बात ठीक है, बट इनकी विचारधारा का खंडन किसी के द्वारा नहीं किया गया है। अब ये सब राजनीतिक ऐतिहासिक लेखन था जिसमें प्रिवेल कर रहा था सामाजिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास। तो एक ब्रिटिश राइटर हुए के.एल. बैशम, उन्होंने ये बोला, के.एल. बैशम के द्वारा ये कहा गया कि प्राचीन को आधुनिक के नजरिए से देखना कहां तक ठीक रहेगा, कि
उन्होंने ये बोला कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आधुनिक के नजरिए से देखना कहां तक ठीक रहेगा। हमें इतिहास का अध्ययन तो औत्सुकतावश और आनंद के लिए करना चाहिए, ना कि तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप अगर आज के मोबाइल्स की और नोकिया 1600 की तुलना करेंगे तो ये तो गलत बात होगी। तो बस वैसे ही यही दृष्टिकोण इन्होंने दिया, ये राजनीतिक इतिहास लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी वंडर दैट वाज इंडिया करके, जो बुक लिखी भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अच्छी बुक और बहुत ही तर्कनिष्ठ और संतुलित वंडर दैट वाज इंडिया बुक लिखी। वंडर दैट वाज इंडिया बुक लिखी, जो मतलब एक संतुलित और तर्कनिष्ठ रेशनलिस्ट अप्रोच के साथ लिखी गई किताब है। इसके साथ ही एक राजनीतिक इतिहास लिखने की एक होड़ प्रारंभ हो गई। इसी कालक्रम में आते हैं डीडी कौशांबी और आदि लेखकों ने भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने का प्रयास किया। और इतिहास भी, जैसा कि हम आगे देखते जा रहे हैं, इतिहास भी हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। इतिहास भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे लिखा गया। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी ने बैठा और आपको, जैसे आप आज कहते हैं कि हिस्ट्री चाहिए तो इंडियन हिस्ट्री की बुक आपको मिल गई, आपने लिख पढ़ ली, बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं, इतिहास भी ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। किसी ने किसी भाग का इतिहास लिखा है, किसी ने विवाह प्रथा के बारे में लिखा है, किसी ने जाति व्यवस्था के बारे में, किसी ने किसी राजवंश के बारे में, किसी ने ब्रिटिश शासन के बारे में। ऐसे शासनों को बहुत सारे इतिहास को इकट्ठा करके इतिहास का निर्माण किया गया है। अब इतिहास लेखन पहले जो भारतीयों ने इतिहास लेखन किया था, इससे पूर्व उनका पुरातात्विक और जो अब अवशेष मिल रहे थे उनसे रिलेट करके उन्होंने ऐसा कोई इतिहास नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ इतिहास उपदेशात्मक या फिर स्तुतियों के हिसाब से लिख दिया था। पर अब जो इतिहास लेखन लिखा जा रहा है वो राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से जोड़कर लिखा जा रहा है और उनको पुरातात्विक और नए पुरातात्विक अवशेषों के साथ भी मिलाकर देखा जा रहा है कि क्या जो बात हम लिख रहे हैं क्या उस कालक्रम की थी, वहां पर ऐसी चीजें मिल रही थी कि नहीं। ये इतिहास लेखन के लिए एक अच्छा संकेत है कि मतलब अब तर्कनिष्ठ और संतुलित इतिहास लिखा जा रहा है, किसी और इतिहास बाइस्ड नहीं है, अर्थात पक्षपातपूर्ण इतिहास नहीं लिखा जा रहा है। अब इतिहास में आपने दो अप्रोच देखे। अगर राष्ट्रवादी इतिहास लिखा जा रहा है, मतलब सिर्फ इतिहास में ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिख दी जा रही है कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें हमारे देश में थी, हमारा देश बहुत डेवलप था, तो ये भी गलत बात है। ये अति राष्ट्रवाद भी हमें फिर हिटलर की ओर ले जाता है, जैसा कि जर्मनी की हालत हुई, ये सिर्फ हिटलर के अति राष्ट्रवाद। और जैसा विरोधी इतिहास औपनिवेशिक काल में लिखा गया कि एकदम किसी चीज की उपलब्धियों को भी नकार देना, उसके चरित्र की इतनी आलोचना करना कि उसकी उपलब्धियों को भी ना देखना, यह भी सही बात नहीं है। तो इसीलिए इतिहास वही इतिहास अच्छा होता है जो तर्क सम्मत लिखा जाता है और संतुलित लिखा जाता है, किसी और उसका झुकाव, किसी भी विचारधारा की ओर उसका झुकाव नहीं होना चाहिए इतिहास का। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।